दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग इस अपने ये नए वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डेट है उसके बारे में। देखिए, आप लोगों को पहले से ही पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो कि एग्ज़ाम की तैयारी पहले से ही कर रहे थे, क्योंकि यूपीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम था उसकी डेट पहले से ही घोषित कर रखी थी। और वो जो डेट इन्होंने दे रखी थी वो डेट दे रखी थी एक्चुअली 7 जून। ठीक है, 7 जून को कंडक्ट करने के लिए इस एग्ज़ाम की पहले से ही डेट डिसाइड की गई थी। लेकिन आप सभी को पता है कि इस समय जो देश है वो कोरोना की महामारी से बहुत ही भयानक जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर जितने भी एग्ज़ाम है इस देश में होने वाले, ज़्यादातर वो सब के सब कैंसिल कर दिए गए। और इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी है, जिसका सारा का सारा एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल करना पड़ा था। तो इस वजह से जो आपका 7 जून का एग्ज़ाम होने वाला था वो 7 जून को एग्ज़ाम आपका हो नहीं पाया। तो इससे जो बहुत सारे तैयारी करने वाले लोग थे, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं लगातार इस एग्ज़ाम की, उनको थोड़ी सी निराशा ज़रूर हुई। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे कि जो कि इस एग्ज़ाम की उतने मन से तैयारी नहीं कर पा रहे थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे लोग जो कि उतनी अच्छी तैयारी जिनकी नहीं हो पाई थी, शायद उनके लिए टाइम कम पड़ गया होगा या जो भी हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे लोग जो है अभी भी चाहेंगे तो वो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कारण क्या है कि जो एक अटकलें लगाई जा रही थी बहुत दिनों से कि उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है असिस्टेंट इंजीनियर का जो नया एग्ज़ाम की डेट है वो क्या देगा। ठीक है, तो उससे फाइनली ये जो सस्पेंस है वो हट चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना नया कैलेंडर 9 जून को जारी कर दिया है, जिसमें उसने ये बता दिया है कि जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है वो किस डेट को होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी ये देखेंगे कि जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है उसकी जो नई डेट है वो आपको दिखा दे दी गई है। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं जो यूपीपीएससी का कैलेंडर है, उस कैलेंडर में आपका देखिए ये 8वें नंबर पे ये दिया हुआ है। ठीक है, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा जो है सामान्य चयन, ये 1 नवंबर 2020 को होने वाला है। यानी कि दोस्तों अच्छा खासा टाइम है आपके पास, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर की डेट बता दी गई है। और इस समय आप अगर ध्यान दें तो जो मंथ चल रहा है वो है जून। ठीक है, और 7 जून को पेपर होने वाला था, अब पेपर 9 नवंबर में कर दिया गया है। तो आपके पास एटलीस्ट जून का आधा महीना, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड देन नवंबर, यानी कि करीब करीब 4 साढ़े 4 महीने आपके पास वो बच रहे हैं। और साढ़े 4 महीने लगभग लगभग आपके जो होते हैं वो बहुत ही सफिशिएंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है आपको अगर, तो आप बहुत ही अच्छे से इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग इस पूरे अपने जो वीडियो है उसमें ये भी देखेंगे कि हम अपने सिलेबस को किस तरह से प्लान करें और किस तरह से हम अपनी तैयारी करें कि हम बहुत ही बेहतर तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि वीडियो में हम लोग किस तरीके से हम अपनी प्लानिंग करते हैं, जो एग्ज़ाम की हमारी प्लानिंग होगी कि जब हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक, तो फाइनली हम लोग बात करेंगे अपने जो हमारा प्लान है कि किस तरीके से हम चीज़ों को प्लान करें कि हम बहुत ही बेहतर तैयारी कर पाएँ। देखिए, अगर आप तैयारी आपकी कुछ हो चुकी है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं हुई है या बिल्कुल आपने शुरू नहीं की है तो आपको अभी से बिल्कुल लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो एग्ज़ाम होने वाला है ये आपको पहले से ही पता है कि अब एग्ज़ाम जो है वो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब इसमें किसी तरह का कोई भी कन्वेंशनल एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। तो जब कन्वेंशनल एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह का जो पेपर हो जाएगा वो थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर अगर टफ़ हो गया, अब टफ़ किस लिए हो जाएगा, क्योंकि देखिए ज़्यादातर बच्चे जो है जो आपके आईईएस, गेट या फिर जो मेडजी और इस तरह के तमाम संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास एक अच्छा खासा मतलब वो है कि वो एक बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत ही भयानक लड़ाई लड़नी है अपनी उस एक सीट को गेन करने के लिए, और आपको अपनी पढ़ाई भी उसी तरीके से प्लान करनी होगी। देखिए, हम लोग थोड़ा सा अगर देखें कि मान लीजिए एग्ज़ाम जो है वो आपका 1 नवंबर को होता है, ये आपको पहले से ही पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसकी नई डेट जो आ चुकी है वो क्या है, एक्चुअल में वो 1 नवंबर है। तो 1 नवंबर की जो आपकी डेट है, यहाँ से अगर हम देखें तो अभी से आज 12 तारीख है यानी 12 जून, 3 दिन हम छोड़ देते हैं, लगभग लगभग अगर हम 15 जून से इसको मेज़र करते हैं तो आप देखिए 15 जून से लेकर के आपके 15 अक्टूबर तक टोटल अगर आप जोड़ेंगे
तो यहाँ पे लगभग लगभग 122 दिन हो रहे हैं। ठीक है, मैंने 15 अक्टूबर क्यों किया जबकि यहाँ पे नवंबर में पेपर है? मैंने 15 अक्टूबर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपके पास 15 डेज़ बचते हैं, 15 दिन पहले से बचेंगे, तो आप आसानी से अपने सिलेबस को फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेबस अगर आप रिवाइज़ कर लेंगे एक बार, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आप ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी दिन भर में लगभग लगभग 6 घंटे आप कवर करते हैं, एक ऑन एवरेज बहुत सफिशियंट है। ठीक है, क्योंकि बाकी भी काम है, और इससे ज़्यादा अगर आप कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा पढ़ाई कर ले रहे हैं, तो नो डाउट कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो अगर हम इस 6 घंटे पर आवर के हिसाब से देखें, तो ये 6 घंटे के हिसाब से हमारे पास टोटल 122 दिन अगर हम पढ़ाई करते हैं, तो टोटल हम 732 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, और 732 घंटे मुझे लग रहा है कि काफ़ी सफिशियंट है। ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो ये 6 घंटे हैं, उस 6 घंटे को हम किस तरह से मैनेज करेंगे। जो 4 घंटे हैं इस 6 घंटे में से, वो लगभग लगभग आपके जो 4 घंटे हैं उसको आपको देना है केवल और केवल जो टेक्निकल पोर्शन है आपका। टेक्निकल पोर्शन कहने का मतलब, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आप मैकेनिकल से रिलेटेड जो आपका सिलेबस होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो आपका सिलेबस होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होगा, तो इस तरह से जो आपका सिलेबस है उसको आपको कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेक्निकल का, और 4 घंटे मुझे लगता है कि काफ़ी सफिशियंट है। तो 4 घंटे आप अपनी थ्योरी का पार्ट जो है उसको देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको करते रहिए, तो इस तरह से 4 घंटे आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। बाकी का 1 घंटा आप दीजिए नॉन टेक्निकल पोर्शन, क्योंकि देखिए आपको पहले ही बता गया है कि जो 25 क्वेश्चंस होंगे आपके, वो किसके होंगे। एक तो 25 क्वेश्चन आपका होगा हिंदी का। ठीक है, जो हिंदी का पोर्शन है उसके लिए आपको 25 क्वेश्चन अलग दिए जाएंगे, और दूसरा जो पोर्शन है वो है आपका जीएस का। ठीक है, इसके भी आपको कितने 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो आपके जो 25 यानी कि टोटल कितने हो रहा है, टोटल आपके 50 क्वेश्चन जो हो रहा है, ये भी बहुत मायने रखने वाले हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। तो जाहिर सी बात है टोटल मिला करके ये जो होंगे वो आपके 150 मार्क्स जो है वो कवर करने वाले हैं, और ये 150 मार्क्स जो होता है वो बहुत होता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस पोर्शन को इग्नोर नहीं करेंगे। तो 1 घंटे लगभग लगभग आप नॉन टेक्निकल पोर्शन को देंगे। इसमें आपका जो रीजनिंग का पार्ट है वो भी आपको देखना है थोड़ा बहुत, जो इसमें एप्टीट्यूड का भी हल्का फुल्का पार्ट है जिसमें अलजेब्रा और ये सब कुछ पोर्शन है। अभी हम लोग जो है जो सिलेबस है उसको भी हम बाद में डिटेल में किसी अपने और दूसरे वीडियो में अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 घंटे आप उसको दीजिए। देखिए 4 घंटे यहाँ का हो गया, और फिर 1 घंटे यहाँ नॉन टेक्निकल पोर्शन का। अब बाकी बचते हैं 1 घंटे। तो जो बाकी के 1 घंटे बचते हैं आपके, उस 1 घंटे आप अपना 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं आप उसको उठाइए, उसको लगाना शुरू करिए, या फिर जो भी आप कोई एक टेस्ट सीरीज़ का पार्ट ले लीजिए। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले पाते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा आपका जो पार्ट है कि आप कोई भी सॉल्व पेपर लेके आइए, और उस सॉल्व पेपर से आप जो है इस चीज़ों को हैंडल करना शुरू करिए। तो इस तरह से आप उससे भी अपना ये पोर्शन जो है वो कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि लगभग लगभग 1 घंटे आप दे पा रहे हैं किसको, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या फिर टेस्ट पेपर को। अगर रोज़ का रोज़ आप आपके तरीके से आप अपनी जो सिलेबस है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे, और मेरा मानना है कि आप इसको करते रहिए। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो आकर के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं अपनी सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ इस एग्ज़ाम के से रिलेटेड। तो आपको जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्पेशली जो मैकेनिकल एमई के स्टूडेंट हैं, वो अपना जो सिलेबस है वो एक तरफ से हमारे इस चैनल पर आसानी से कवर कर सकते हैं। अभी हमने जो स्टार्ट किया हुआ है इस समय की जो सीरीज स्टार्ट है वो चल रही है एक्चुअली में थर्मल की। तो ठीक है, बेसिक थर्मोडायनामिक्स अभी चल रहा है, तो रोज़ एक वीडियो उस पर डाला जा रहा है। और जैसे ही हम चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के वो क्वेश्चंस रहे हों, वो सारे क्वेश्चंस भी हम आपको करवाएंगे, और ये सारी चीज़ें आपको हमारे इस चैनल पे मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस क्या क्या है और किस तरह से हमें इसको पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स अच्छे से प्रेफर करनी है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा। ठीक है, थैंक यू।